ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों का। 2 साल का समय लगभग बीत चुका है। एक वक्त ऐसा था जब कोरोना के मामले बहुत कम आ रखे थे और यूं लग रहा था कि शायद अब कोरोना की कोई भी लहर हमें नहीं आएगी, हम पर नहीं आएगी, ना कि हम उसकी चपेट में आएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे कोरोना ने अपना स्वरूप बदला, ओमिक्रॉन का रूप ले लिया और इस ओमिक्रॉन ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में इस समय हाहाकार और तबाही मचाई हुई है। बचने के वही आसान तरीके हैं जिसे हम लगातार आपको हम लोग बताते आ रहे हैं। फिर भी कहीं ना कुछ ना कुछ ऐसी प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं जो ओमिक्रॉन को लेके हैं, कोरोना को लेके हैं, और उन सभी समस्याओं का, सभी परेशानियों का, सभी सवालों का और सभी जिज्ञासाओं का जवाब हमारे एक्सपर्ट्स के पास होता है, जो लगातार हम आपसे बात करवाते रहते हैं। और आज रात हमारे साथ है राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के पूर्व सलाहकार डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो, शायद डॉक्टर वार्ष्णेय से अभी हमारी लाइन नहीं जुड़ पाई है। जैसे ही हम उनसे जुड़ेंगे हम उनसे आपकी बात कराएंगे। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 011-2342-1230 पर। इसके अलावा आप 2342-1764 पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। इसके अलावा आप ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ओमिक्रॉन को लेकर एक अच्छी और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि इससे संक्रमित ज्यादातर मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं है, और बुरी बात यह है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 4 से 5 गुना तेजी से फैल रहा है। और अगर ओमिक्रॉन की तुलना में डेल्टा की बात करें तो तीसरी लहर की जो पीक होगी उसमें हजारों मरीजों के आने के जो है वो संकेत मिल रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 5,481 नए मरीजों को जो है पता चला है, और इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में जो संक्रमित हैं उनकी जो कुल संख्या है वो करीब 14 लाख से ऊपर हो चुकी है। अब अगर हम इसके बचाव की बात करें तो कोरोना के से बचाव के वही तरीके हैं ओमिक्रॉन से बचाव के जो कोरोना के अल्फा और डेल्टा में थे। भारत में जो ओमिक्रॉन है उसकी एंट्री हुई थी करीब 2 दिसंबर को, और फिर एक महीने में ही जो मामले थे वो बढ़कर 1700 से ज्यादा हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से इसकी जो दर है वो बढ़ रही है और कितनी तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है। जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में कहा, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के पूर्व सलाहकार डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका। डॉक्टर वार्ष्णेय, जिस तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से मामले बढ़ रही हैं, उनको लेकर एक अच्छी और एक बुरी बात हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि संक्रमित मरीजों में जो है वो गंभीर लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ हम ये समझे कि अब हमें लापरवाह और बेपरवाह हो जाना चाहिए, या अब हमें और सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि ये तेजी से फैल रहा है? सबसे पहले आपको और हमारे सभी श्रोताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं। और मैं नववर्ष में ये चाहूंगा कि ये बीमारी हमारे बीच से खत्म हो जाए जी। लेकिन अभी जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं ये डेफिनेटली एक चिंता की बात है। चिंता इस सेंस में कि केस का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है जी। और अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें, अगर दिल्ली की बात करें तो 8% से ज्यादा हो गई है। पूरे देश में भी पॉजिटिव रेट बढ़ रही है जी। और हमें बिल्कुल सावधानी करने की सभी नागरिकों को बहुत जरूरत है, जिससे इस बीमारी को हम कम से कम इसका प्रसार हो सके। जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, लगातार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसके जितना भी संक्रमण है वो माइल्ड संक्रमण है, उतना खतरनाक नहीं है। ऐसे में फिर हॉस्पिटलाइजेशन क्यों हो रहा है? लोग अस्पतालों में क्यों भर्ती हो रखे हैं? हाँ, देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो ये होता है कि दोनों वेरिएंट चल रहे हैं अभी
जी। जो पुराना डेल्टा वेरिएंट है उसके केसेस भी आ रहे हैं, और जो नया ओमिक्रॉन है ये डेल्टा के मुकाबले 4-5 गुना ज्यादा इन्फेक्शन, तो इसके केसेस ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि ये देखा गया है कि जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं ज्यादातर उन केस में जो है बहुत माइल्ड सिम्टम है, और उनमें ऑक्सीजन की जरूरत या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत इतनी नहीं पड़ रही है, एक्सेप्ट कि जो बहुत एल्डरली है और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है उनको एहतियात के तौर पे जो है कई जगह भर्ती किया जा रहा है। लेकिन अभी जितनी भी रिपोर्टें आई हैं ये केस से ओमिक्रॉन से ऑक्सीजन की निमोनिया नहीं हो रहा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही, और इससे मोर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा रिपोर्टेड नहीं हुई। तो अभी भी जो सीरियस पेशेंट है वो डेल्टा वायरस के ही है जो पहला वाला स्ट्रेन था। जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, क्या कोई मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं या आपके नॉलेज में कुछ इस तरह के मामले हैं जिन्हें कोरोना के दोनों ही संक्रमण हो सके हैं, जिनको डेल्टा भी है और ओमिक्रॉन भी है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए वायरस का जो भी स्ट्रेन होगा वो एक ही प्रभावित करेगा, दोनों एक साथ तो नहीं अभी रिपोर्टेड हुआ है कहीं पे भी, या तो डेल्टा स्ट्रेन हो रहा है या ओमिक्रॉन स्ट्रेन हो रहा है। और ओमिक्रॉन भी डेल्टा का ही एक जेनेटिक वेरिएशन है जिसमें से कुछ जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो गए जिसको म्यूटेशन बोलते हैं जी। और जैसा हम लोगों ने पहले भी कई बार कहा कि इस वायरस में बहुत म्यूटेशन हो चुके हैं, लेकिन जब वो म्यूटेशन ऑफ कंसर्न हो जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्टिव बहुत ज्यादा है तो इसको म्यूटेशन ऑफ कंसर्न बोला गया है, तो वो रिपोर्ट होते हैं। लेकिन इससे पहले 40-50 से भी ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं और उन सबका जो है इतनी जानकारी नहीं हुई क्योंकि वो इतने इन्फेक्टेड नहीं। जी। डॉक्टर साहब, बहुत स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, क्योंकि अब वो स्थिति आ चुकी है ताकि हमारे सुनने वाले जान पाएं और फर्क कर सकें और इससे डर से बच सके कि उन्हें डेल्टा ने संक्रमित किया है या उन्हें ओमिक्रॉन ने संक्रमित किया है। क्या लक्षण होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली डेल्टा जो है वो साउथ अफ्रीका से आया था जब रिपोर्ट हुआ, उसके बाद जब लोग वहां बाहर से आए तो एहतियात के तौर पर जब उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया और जेनेटिक टेस्टिंग की गई तो ये ओमिक्रॉन वायरस पाया गया। हालांकि ओमिक्रॉन वायरस से जितनी रिपोर्ट है कि 80% के करीब मरीज जो है उनको कोई सिम्टम भी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता, जिससे टेस्टिंग की गई तो पॉजिटिव आ गए, और जो बाकी 20% है उनमें बहुत हल्के सिम्टम पाए गए। हल्के सिम्टम का मतलब है उनमें गले में खराश, मामूली बुखार है जैसे 100 डिग्री के करीब, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, ज्यादातर ये सिम्टम थे। और उनमें जो पुराना डेल्टा का था जिसमें कि सूंघने की शक्ति चली जाती थी, जीभ का स्वाद चला जाता था या उल्टी दस्त लग जाते थे, और उससे भी खतरनाक ये था कि वो लंग्स में इन्फेक्शन कर देता, और लंग्स में इन्फेक्शन करने से लोगों की ऑक्सीजन की गिरावट आ जाती थी, उनको सांस लेने में तकलीफ होती। वो सब ये सिम्टम जो है ओमिक्रॉन में नहीं पाए गए, इसीलिए हर जगह ये कहा जा रहा है कि ये माइल्ड है। लेकिन इससे जो दूसरी एक गलत धारणा हो जाता है कि मरीज ये समझने लगते हैं जब ये इतना माइल्ड है, जब ये कॉमन फ्लू जैसा है, कॉमन कोल्ड जैसा है, इससे कोई परेशानी नहीं है, तो वो लापरवाही और बरतते हैं, और जो मैंडेटरी हम प्रिकॉशन कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको अपनाने से जो है चूकते हैं। वो मास्क लगाना बंद कर देते हैं, सामाजिक दूरियां बंद कर देते हैं, हाथों की सफाई वगैरह पे भी ध्यान नहीं रखते, तो इसीलिए इसका प्रसार ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए माइल्ड होने से कुछ तो आराम जरूर है, लेकिन इससे हमें जो है सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए नया वायरस है, हो सकता है कुछ समय के बाद ये सीरियस इन्फेक्शन भी करना शुरू कर दे, तो इसलिए लापरवाही नहीं करनी। जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, चर्चा करेंगे आगे भी इस पर। पहले अपने श्रोता जी का प्रश्न सुन लेते हैं। सुभाष हैं, हमसे जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। सुभाष जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब भी मेरा नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, मैं अभी बातें आप लोगों की बहुत ध्यान से सुन रहा था सर, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मतलब सांस उस लेने में इतनी गंभीरता नहीं, लेकिन फिर भी जागरूक तो होना जरूरी है सर। जी सर, बहुत अब ऐसी एक महामारी है, इससे सबको सचेत होना। श्रोताओं को आपके माध्यम ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि काफी जागरूक रहें और सब में कुछ भागीदारी करें इसमें। ठीक है सर।
सर एक मैं सवाल पूछना चाहता था कि जो सर 13-15 के बीच में लग रहा है ईयर मतलब बच्चों को कहीं वो क्रमबद्ध, जैसे शिशुओं को पहले लगता था 5 टीके, जैसे डीपीटी, डिप्थीरिया वगैरह टीके वगैरह का, कहीं ऐसा तो नहीं से 5 टीके लगेंगे या 2 ही टीके या 3 टीके में कंप्लीट हो जाएगा? धन्यवाद डॉक्टर वाशनी। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जो कोविड वैक्सीनेशन है, हर वैक्सीन का देखिए एक ट्रायल होता है, और ये वैक्सीन जो है अभी जो हमने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है, इसमें कोवैक्सीन वैक्सीन से ही उसके परीक्षण किए गए थे। तो और वैक्सीन से चूंकि नहीं किए गए हैं अपने इंडिया में, तो केवल कोवैक्सीन वैक्सीन की ही डोज लगेगी। और जैसा कोवैक्सीन के बारे में था, पहली डोज लगेगी आपको और उसके बाद 4 से लेकर 6 हफ्ते के बीच में दूसरी डोज लगेगी, जो कोवैक्सीन में अभी एडल्ट में भी देते हैं। इसके अलावा अभी दूसरी कोई वैक्सीन इसके लिए जो है अप्रूव नहीं। जी डॉक्टर वाशनी, बूस्टर डोज की भी बात की गई है। 60 वर्ष से उम्र से जो ज्यादा व्यक्ति है उनके बारे में भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे। हाँ, बहुत ही देखिए सही आप कह रहे हैं कि भारत सरकार ने जो है अभी सारे डाटा उपलब्ध किए हैं, और जगह से भी साइंटिफिक स्टडी आ रही थी, और ये देखा जा रहा था कि जो पहले चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन हो, हमारा किसी को कोरोना हो गया हो, या जिनको वैक्सीन लगी थी, दोनों डोज पूरी हो गई थी, उनमें भी 6 से लेकर 9 महीने के बीच में उनकी एंटीबॉडी लेवल काफी कम हो गया था, इम्यूनिटी कम हो गई थी। तो इसलिए ये देखा गया कि अगर हम बूस्टर डोज देते हैं तो उससे इम्यूनिटी फिर बढ़ जाती है, और ये इम्यूनिटी अगले इन्फेक्शन से भी बचाती है, और ओमिक्रॉन से भी 70-80% तक हमें बचाने में मदद करती है। तो इसलिए बूस्टर डोज का जो है भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है, और चूंकि ये चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। सबसे पहले जो है फ्रंटलाइन जो हेल्थ केयर वर्कर है, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ, फिर फ्रंटलाइन जो वर्कर होते हैं हमारे, जैसे सिक्योरिटी पर्सनल, पुलिस पर्सनल, पैरामिलिट्री, मिलिट्री पर्सनल, उनको दी जाएगी। और 60 साल से ज्यादा के व्यक्ति जिनको पहले कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट डिजीज है, गुर्दे की बीमारी है, HIV की बीमारी है, जिनका कोई लंग कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया है, या जो इम्यूनोसप्रेशन है, पहले उनको दी जाएगी। और उसके बाद फिर सारे व्यक्ति जो 60 साल के ऊपर है उनको कवर किया जाएगा। फिर चरणबद्ध तरीके से जो है जब नंबर आएगा तो बाकी लोगों को भी कवर किया जाएगा। जी बहुत विस्तार से बहुत समझाया है डॉक्टर वाशनी ने कि किस तरह से वैक्सीनेशन की डोज दी जाएंगी। बहरहाल चर्चा आगे जारी रखेंगे। गांधीनगर से, दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी हमसे जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार धर्मवीर जी, क्या प्रश्न है आज आपका? नवीन जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज हमारे एक मित्र से बात हुई, उनके पिताजी और माताजी 80+ हैं जी, और वो डर के मारे वो कहते हैं जी वो थोड़े शरीर से कमजोर हैं, और वैसे तो एक्टिव हैं पर कमजोर का मतलब वो दुबले पतले हैं। तो वो कहता है जी हम इंजेक्शन हमने इसलिए नहीं लगाया कि अब तो बिल्कुल ठीक ठाक है, अगर इंजेक्शन लगाने के बाद उनको कुछ होता है तो आप मुझे मार वाली बात। मैंने उनको समझाया कि आप ये कार्यक्रम में फोन करके डॉक्टर साहब से जानकारी लेना, जो डर है आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट चैनल तो बहुत उलट बात बताते हैं। ये सरकारी चैनल है, सरकारी हमारा मीडिया है, तो ये बिल्कुल जो एक्यूरेट ही जानकारी आपको देगा। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि आपने उन्हें बहुत ही अच्छी सलाह दी है, और मैं फिर से इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूंगा तो उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। जो भी वैक्सीन हमारी उपलब्ध है ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और काफी हद तक प्रभावी है, 70% के करीब प्रभावी है। और जो हमारे, मैंने पहले कहा, जो बुजुर्ग लोग या जो है वो, उनको तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो तुरंत लगवाएं। अगर उनको कोई बीमारियां हैं तो भी लगवाएं, क्योंकि अगर उनको कोरोना हो गया तो उनको फिर सीरियस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वो अपने मन से कोई भी दुविधा निकाल दें, तुरंत ही मैं कहूंगा कि कल ही जाके अपनी वैक्सीनेशन कराएं। और किसी भी तरीके की अगर उनके मन में अभी भी दुविधा है तो जो वहां पे चिकित्सक हमारे उपलब्ध होते हैं हेल्थ केयर सेंटर पे, उनसे अपना डिस्कस करें। अपने प्राइवेट डॉक्टर जो होते हैं जिनके साथ उनका लगातार संपर्क था, उनसे उपलब्ध करें। और जितने भी डॉक्टर्स हैं, कम्युनिटी है, वो हमेशा ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को टीके से नहीं डरना, सबको अपना टीकाकरण कराना बहुत जरूरी। जी डॉक्टर वाशनी, क्या 60 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको बूस्टर डोज लगाने जरूरी है, या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही बूस्टर डोज लगेगी?
देखिए, अभी शुरू में तो ये कहा गया है कि जो कोमोर्बिडिटी जिन है उनको बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, क्योंकि उनको अगर इन्फेक्शन होता है तो उन्हें ज्यादा बीमार होने की संभावना होती है। लेकिन जैसे जैसे ये डोज उपलब्ध हुए, बूस्टर डोज 60 साल से ऊपर के भी सबको लगेंगी, और जैसा हमने पहले देखा था कि जो उससे भी कम व्यक्ति हैं, जो भी एडल्ट हैं, सबको भी धीरे धीरे करके बूस्टर डोज का नंबर आएगा। क्योंकि देखिए, जो ज्यादा सीरियस हो सकते हैं वो 60 साल से ऊपर वाले और कोमोर्बिडिटी वाले होते हैं, तो प्रायोरिटीज होती है। सबसे पहले उनको बचाना सरकार का उद्देश्य होता है कि भाई वो लोग बच जाए, फिर धीरे धीरे करके जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होती चली जाती है वो बाकी लोगों को कवर किया जाए। जी, हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मोहम्मद आरिफ जी, क्या सवाल है आपका? जी जी सर, ये जानना चाहता हूँ कि मतलब ये सर्दी के मौसम में ये कोरोना मतलब जो बढ़ने लगता है तो इसका कारण क्या हो जाता है सर्दी के मौसम में? जी, डॉक्टर वाशनी। कोई भी वायरस जो होते हैं, जितने भी जो रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, ज्यादातर ये सर्दी के मौसम में, जैसे कॉमन कोल्ड का भी वायरस है, फ्लू के भी वायरस है, और भी जो इतने वायरस होते हैं, ये सब सर्दी के मौसम में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये मौसम उनके लिए थोड़ा सा उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये और जगह नहीं होता, क्योंकि कोरोना तो आपने देखा कि पूरे साल ही आता रहा है, बल्कि गर्मियों में भी कोरोना के बहुत किस्से आए थे पिछली बार। तो ऐसा नहीं है कि वायरस के, लेकिन हाँ, सर्दियों में ये और ज्यादा प्रभावी हो जाता है और ज्यादा इसका प्रसारण बढ़ जाता है। जी डॉक्टर, किसी व्यक्ति को खांसी, सर्दी, जुकाम या कोई दूसरे तरह के इन लक्षण होते हैं जो पहले आया करते थे, कितने दिनों बाद उन्हें अब टेस्ट कराने की जरूरत पड़नी चाहिए कि ये ओमिक्रॉन है या कोरोना का डेल्टा वायरस है? देखिए, सबसे बड़ा यही है कि आज की तारीख में बहुत लक्षण अलग कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जी, ज्यादातर ये देखा गया कि अगर आपको नाक बह रही है, जुकाम हो रहा है, तो संभावना कॉमन कोल्ड की ज्यादा है, जिसको हम फ्लू बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर कोरोना के केस में गले में खराश होना, बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द होना, ये ज्यादा लक्षण होते हैं। और अगर डेल्टा वाला जैसे वायरस था तो उसमें जो है सूंघने की शक्ति या जो आपका स्वाद चला जाता था, या कई बार उल्टी दर्द। फिर भी एकदम लक्षणों से कह पाना कि ये कोरोना है या नहीं है बहुत मुश्किल है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि ये वायरस बीमारी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से है, तो अगर किसी को लक्षण होते हैं तो सबसे पहले वो अपने को आइसोलेट कर ले। अगर कहीं रूम अवेलेबल है घर में तो वॉशरूम की फैसिलिटी, तो वहां से आइसोलेट कर ले, प्रॉपर मास्क पहने, जिससे उसके घर के और मेंबर जो है प्रभावित ना हो पाए। हाँ, जो अगर हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उनको फिर सरकार ने कोविड केयर सेंटर उपलब्ध कराए हैं, वहां पे निरीक्षण में रखे जाते हैं। सिर्फ ये होता है कि अगर 5 दिन के बाद आपका बुखार बहुत तेज होता चला जा रहा है, 103, 104 हो जा रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको उल्टी दस्त लग गए, आपको खांसी बढ़ रही है, मुंह से कोई खून आ रहा है, बेहोशी छा रही है, या अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो फिर ये चिंता की बात है और तुरंत ही फिर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। हर व्यक्ति को जांच कराने की उतनी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने को आइसोलेट कर ले और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो बड़े लोग हैं जिनको और बीमारियां हैं, वो अपनी जो है दवाइयां नियमित रूप से लें और वो अपने डॉक्टरों से तुरंत संपर्क करके रहें, जिससे कि अगर छोटी सी भी परेशानी बढ़ती है तो तुरंत ही उनका उपचार किया जा सके। जी, हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं पूर्णिया बिहार से, मजहर आलम। मजहर साहब, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। मजहर जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा ये एक सवाल है कि अभी जो देखते हैं दिल्ली के अंदर कि काफी लोग मास्क नहीं लगाए हैं, और ना लगाने तो दिल्ली गवर्नमेंट इसके लिए कोई प्रतिबंध लगाएंगे या नहीं लगाएंगे इन लोगों पर? जी देखिए, बिल्कुल आपकी चिंता बहुत ही स्वाभाविक है, और सभी जागरूक व्यक्ति अगर आप जैसे हो सब एक दूसरे को ये पहुंचाएं कि भाई मास्क लगाना बहुत जरूरी है और लगाना चाहिए। पर हम लोग देख रहे हैं कि लोग नहीं लगा रहे हैं। सरकार ने देखिए कुछ कर्फ्यू लगाया था और रात्रि कर्फ्यू लगाया था, अब ये वीकेंड कर्फ्यू सैटरडे संडे के लिए आज से अनाउंस किया है, और आगे चल के अगर नहीं लोग मानेंगे तो और भी प्यूरिटिव मेजर दिए जाते हैं। या कई बार पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था
अगर आप सामाजिक जगह पे बिना मास्क पाए जाते हैं तो आपको पेनाल्टी भी लगाई जाती है। परंतु मैं अपने सारे देशवासियों को ये कहना चाहूंगा कि हमें जिम्मेदार नागरिक होने के नाते खुद ही एहतियात बरतने चाहिए और हमें ये नहीं करना चाहिए कि भाई हमें सरकार जो है वो पनिटिव मेजर्स दे या हमें दंड के रूप में उसको दे, क्योंकि उससे आपको आर्थिक दंड तो देना पड़ेगा, फिर भी आप जो है इन्फेक्शन फैलाने में मददगार हो सकते हैं और आपको खुद भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपके परिवारजनों को हो सकता है, आपके मित्र पड़ोसियों को हो सकता है। तो इसलिए लापरवाही ना करें और जिम्मेदारी अपनी जो देश के लिए है उसको निभाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम बार बार कहते हैं वो कि अच्छा मास्क पहन के अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहने, कोशिश करें कि आप अनावश्यक रूप से भीड़ न इकट्ठी करें और अपने हाथों की सफाई करें और अपने को, अपने परिवार को और अपने समाज को इस बीमारी से बचाने में मदद करें। जी, अब वो समय आ चुका है जब देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी होगी, अपने आप को बचाना होगा। और डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार से इसे बताया कि किस तरह से आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को बचा सकते हैं और ये अब हमें अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी अगर हम कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस से बचना चाहते हैं। आइए लोनी का रुख करते हैं। गाजियाबाद के लोनी से मोहम्मद यामीन हमसे जुड़ चुके हैं अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न के साथ। मोहम्मद यामीन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। नमस्कार। मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरौड़ी लोनी जी। सर मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे कि कल 282 मौतें हुई थी, उसमें से 242 केवल केरल में हुई थी, तो सबसे ज्यादा पेशेंट किस राज्य में, थोड़ा बताएं। जी डॉक्टर साहब। देखिए वही चीज हो जाती है कि कई बार जो है जो मैंने कहा था कि ज्यादातर मौतें के कारण क्या है ये तो पूरा डिटेल में नहीं पता लग पाता जी, लेकिन कोरोना से भी डेथ हो रही है और जो खासतौर से मैंने बताया कि बड़े बुजुर्ग हैं या जिनको कई बीमारियां हैं उनको सीरियस होने की संभावना हमेशा बढ़ जाती है। लेकिन जो मौतें हैं वो ज्यादातर जो पुराना डेल्टा वेरिएंट है उससे ही ज्यादा हो रही है। ओमिक्रॉन से जो है डेथ की रिपोर्ट है इक्का दुक्का ही आई है, ज्यादा नहीं। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से अनिल जी, आइए उनका सवाल सुनते हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार अनिल जी, क्या सवाल है? हाँ सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है सर कि जैसे जब डेल्टा वायरस अप्रैल मई में बहुत ज्यादा सक्रिय था तो 1.5 महीने 2 महीने में घटने लगा था, इसी तरीके ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है, तो क्या इसकी अवधि का कुछ अनुमान किया जा सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि इससे बचाव के लिए जैसे पीछे आप लोग बताते थे कि कुछ दवाइयां घर में रखो, तो ऐसी कौन कौन सी दवाई रखी जा सकती है? ये 2 सवाल है सर। डॉक्टर वाशनी, ये वायरस का अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल होता है कि कब पीक करेगा, लेकिन ज्यादातर जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं ये उम्मीद है कि 1-2 महीने में ये पीक आ जाएगी हमारी। और पूरी तरीके से कहना तो मुश्किल है क्योंकि वायरस किस तरीके से बिहेव करता है ये किसी को नहीं पता होता। दूसरे देखिए, कोरोना से बचाव की कोई दवा नहीं। कोरोना से बचाव के लिए सबसे अच्छी दवा है मास्क। आप मास्क पहनिए, अपने नाक और मुंह को ढकिए, क्योंकि नाक और मुंह वो है जिसके द्वारा वायरस आपके भीतर जाएगा और यही वायरस से बचाव के लिए आपका ताला है। इस ताले को लगा के रखिए तो वायरस नहीं घुसेगा। दूसरे, वैक्सीन, अगर वैक्सीनेशन आपने नहीं कराया है और जो लोग इसके लिए उपयुक्त है तुरंत अपना वैक्सीनेशन कराएं। जिन्होंने पहली डोज नहीं लगवाई है पहली लगवाएं, जिन्होंने दूसरी नहीं लगवाई दूसरी लगवाएं, जिनका अब 10 तारीख से बूस्टर लगने वाली बात हो रही है, जिनका उसमें नंबर आ रहा है वो अपना बूस्टर लगवाएं। 15 से 18 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, उनका भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं। अगर हम ये सब करेंगे तो हम इस वायरस से अपने को बचा पाए। जी, गाजियाबाद से अशोक कुमार जी का प्रश्न सुनते हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ अशोक जी, क्या प्रश्न है आपका? जी सर, गुड इवनिंग जी। ये जानना चाहता हूँ, जब दोनों टीके मैंने लगवा लिए हैं तो डॉक्टर साहब से मैं विशेष ये पूछने के लिए कॉल किया हूँ, जैसे दोनों टीके लगवाने के बावजूद भी कोरोना का कोई वायरस अपने अंदर आ सकता है क्या? हाँ, देखिए आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं हो। ज्यादातर वैक्सीन जो उपलब्ध हैं, चाहे वो हमारी कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, ये लगभग हमें 70 से 80% तक मैक्सिमम जो है बचाती है। इसलिए
वैक्सीन लगवा ली, ये बहुत अच्छी बात है, उससे काफी हद तक आपको सुरक्षा मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको या किसी भी व्यक्ति को जिसने वैक्सीन लगाई है, लापरवाही नहीं करानी है। जो मास्क हमेशा लगा के रखना है। जब भी आप बाहर जाते हैं कोशिश करें कि अनावश्यक रूप से भीड़ में न जाएं, अगर बहुत आवश्यक है तभी जाएं, और अपने हाथों की लगातार सफाई, क्योंकि ये बचाव के अगर हम साधन करेंगे तो वैक्सीन के साथ अगर ये सब हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते रहे तब पॉसिबिलिटी है कि काफी हद तक हम अपने को इस वायरस से बचा पाए। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम के शुरू में भी और इस समय भी हम लगातार मास्क की बात कर रहे हैं। अब हमें कोई विशेष प्रकार के मास्क की जरूरत पड़ेगी या वही मास्क जिसका हम लगातार उपयोग करते आ रहे हैं उसी तरह के मास्क हम अपनाने चाहिए? वही मास्क है। मैंने पहले भी अपने कई प्रोग्रामों में कहा कि अगर आप N95 मास्क अफोर्ड कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा मास्क होता है जो 95% हमें वायरस से बचाता है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो सर्जिकल मास्क ले लें, ट्रिपल लेयर, जो कि हमें लगभग 70% बचाता है। अगर हम कुछ भी नहीं है तो कॉटन के मास्क ट्रिपल लेयर बना सकते हैं, वो कर लें। अगर सर्जिकल और कॉटन के मास्क पहनते हैं तो एक सर्जिकल एक कॉटन का मास्क पहन लें, या 2 सर्जिकल 2 कॉटन के है तो कुछ हद तक बचाव बढ़ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी N95 मास्क होता है। अगर वो हम उपलब्ध है हमारे पास तो उसका इस्तेमाल करें। जी, कार्यक्रम में हमारे आखिरी श्रोता हैं बलविंदर सिंह जी दिल्ली से। आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। बलविंदर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार बलविंदर जी, बहुत संक्षेप में प्रश्न पूछिए। डॉक्टर, ऐसा था, मेरे फादर की एज है, फादर मदर की 80+ जी, तो उनको अभी तक हमने ये कोरोना की वैक्सीन लगवाई नहीं है। वो डरते हैं कि इसका कोई साइड इन्फेक्शन ना हो, तो आप गाइड करेंगे जरा? नहीं, देखिए आपने बहुत बड़ी गलती करी है। हाँ, और उनको मैं आपको सलाह भी दूंगा और उनको भी सुझाव दूंगा कि वो तुरंत ही वैक्सीन लगवाएं। अगर इतने दिनों तक हुई तो मुझे ताज्जुब हो रहा है। आपके मन में किसी भी तरीके, हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और हमेशा इस भ्रांति को दूर करने की कोशिश की है। अगर आपके मन में या उनके मन में कोई दुविधा थी तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए थी, परंतु कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अभी भी कोई बात नहीं है, कल ही तुरंत जाके उनका वैक्सीनेशन कराएं और उनको इस बीमारी से खतरे से बचाने की कोशिश करें। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम के आखिर में एक बार फिर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे श्रोताओं को बताएं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए कोरोना से और ओमिक्रॉन से बचने के लिए। हाँ, देखिए ओमिक्रॉन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इससे चिंता स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि आप हमेशा जो अपनी सारी एक्टिविटी बंद कर दें। लेकिन अपनी सावधानी बहुत जरूरी है। हमेशा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। घर के, जैसे बार बार मैंने कहा कि घर के बाहर जब जाएं तो प्रॉपर तरीके का मास्क पहने, अपने नाक और मुंह को अच्छी तरीके से ढक के रखें, अनावश्यक रूप से भीड़ में न जाएं, अपने हाथों की लगातार सफाई करते रहें और अपना टीकाकरण जरूर कराएं अगर आप उसके लिए उपयुक्त पात्र हैं। ये सब करने से हम अपने को और अपने समाज को बीमारी से बचा पाएंगे। डॉक्टर वार्ष्णेय, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, ओमिक्रॉन और कोरोना के अन्य वायरस से बचने के लिए अपनी विशेष राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि ओमिक्रॉन को लेकर चिंता की बात यह है कि ये तेजी से फैल रहा है, लेकिन इससे संक्रमित लोगों में गंभीर लक्षण बहुत कम है। गंभीर लक्षण भले ही कम हो, लेकिन मरीजों की ज्यादा जो संख्या है वो खतरे की घंटी है। अब आपको करना क्या है? कोरोना से लड़ाई में जो पहला स्टेप है, जो पहला कदम है, वो है मास्क। कौन सा मास्क कितना बेहतर है, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको ये समझाने की भी कोशिश की है। इसलिए जब भी बाहर निकले मास्क अपने चेहरे पर जरूर लगाएं। घर लौटने पर सबसे पहले हाथ धोएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और जहां तक हो सके भीड़ को अवॉइड करें। और बस कुछ दिन और उसके बाद धीरे धीरे कोरोना हमसे दूर जाता चला जाएगा। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।